मौर्य साम्राज्य एक समय बहुत ही शक्तिशाली था। इसने पूरे भारत को एक कर दिया था। लेकिन महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य कमजोर होने लगा। अशोक ने बहुत युद्ध जीते थे और बाद में वो बुद्ध धर्म अपना लिया था। उनके राज्य में शांति और समृद्धि आई थी। लेकिन हर चीज की तरह साम्राज्यों का भी समय खत्म हो जाता है। अशोक के बाद जो राजा बने उनमें ना तो उनकी दूरदर्शिता थी और ना ही उनकी ताकत। इतने बड़े साम्राज्य को जो हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला था, संभालना आसान नहीं था। धीरे धीरे अशोक ने जिस मजबूत नियंत्रण को स्थापित किया था वह कमजोर पड़ने लगा। पहले जो राज्य खुशी खुशी साम्राज्य को टैक्स देते थे वो अब बढ़ते हुए टैक्स से परेशान हो गए। मौर्यों की पकड़ जो कभी बहुत मजबूत थी अब ढीली पड़ने लगी। अशांति के बीज बो दिए गए थे, बस मौके की तलाश थी। महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय गवर्नर और स्थानीय सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को भांप लिया और अपनी स्वतंत्रता पाने का मौका देखा। विद्रोह की चिंगारी जो बहुत समय से सुलग रही थी फिर से भड़क उठी। मौर्य वंश को आखिरी चोट उसी के ही एक व्यक्ति ने दी। लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इस हत्या ने एक युग का अंत कर दिया। एक समय शक्तिशाली रहा मौर्य साम्राज्य, जिसने पूरे भारत को अपने झंडे तले एक किया था, इतिहास के पन्नों में समा गया। उसकी जगह नए राज्य और राजवंश उभरे जो शक्ति और गौरव पाने के लिए बेताब थे। मौर्यों के पतन से भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति का शून्य पैदा हो गया। बहुत से क्षेत्रीय शक्तियां जो लंबे समय तक मौर्य शासन के अधीन थीं, ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का मौका देखा। दक्कन के पठार में सातवाहनों जैसे कई शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। यह विखंडन का दौर, जहां एक ओर भारतीय इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय का अंत था, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता के एक नए युग का मार्ग भी प्रशस्त करता था। मौर्य साम्राज्य की राख से पुष्यमित्र शुंग का उदय हुआ। पुष्यमित्र एक चालाक और महत्वाकांक्षी सेनापति था जिसने खुद के लिए राजगद्दी हासिल कर ली। ऐतिहासिक नगरी पाटलिपुत्र में शुंग वंश की स्थापना करके पुष्यमित्र ने जल्दी ही अपनी शक्ति मजबूत कर ली। वो एक योग्य शासक साबित हुआ, हालांकि उसका नजरिया अपने पूर्वजों से अलग था। जहां अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसे साम्राज्य का मार्गदर्शक बनाया था, वहीं ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी पुष्यमित्र ने प्राचीन वैदिक परंपराओं को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। शुंग शासन के तहत वैदिक अनुष्ठानों, यज्ञों और पुरोहित वर्ग को बहुत बढ़ावा दिया गया। यह मौर्य युग से अलग था, जहां शाही संरक्षण में बौद्ध धर्म फला फूला था। हालांकि पुष्यमित्र का शासनकाल चुनौतियों से खाली नहीं था। उसे उन लोगों से लगातार खतरा बना रहा जो मौर्यों के प्रति वफादार थे और उन विदेशी ताकतों से भी जो साम्राज्य के विखंडन का फायदा उठाना चाहती थीं। मौर्यों के विपरीत शुंगों का पूरे भारत पर शासन नहीं था। उनका नियंत्रण मुख्य रूप से गंगा के मैदानों तक सीमित था, जबकि अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। फिर भी पुष्यमित्र के शासनकाल ने एक नए राजवंश की नींव रखी, जिसने एक सदी से भी अधिक समय तक शासन किया और भारतीय कला, वास्तुकला और धार्मिक विचारों पर अपनी अलग छाप छोड़ी। शुंग काल में कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास हुआ, खासकर मूर्तिकला और टेराकोटा कला के क्षेत्र में। हालांकि धार्मिक संरक्षण में बदलाव का मतलब बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नकारना नहीं था। हालांकि अशोक के शासनकाल की तरह इसे शाही समर्थन नहीं मिल रहा था, फिर भी बौद्ध धर्म आम लोगों के बीच फलता फूलता रहा। अशोक के शासनकाल में स्थापित मठ काम करते रहे और बुद्ध का संदेश जीवन के सभी वर्गों के लोगों को प्रेरित करता रहा। परिवर्तन और संक्रमण के इस दौर ने भारत में बौद्ध धर्म के और विकास और अंततः उपमहाद्वीप की सीमाओं से परे इसके प्रसार के लिए मंच तैयार किया। एक तरफ जहां शुंग गंगा के मैदानों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, वहीं उत्तर पश्चिम से एक नया खतरा उभरा। यवन, जैसा कि प्राचीन भारत में यूनानियों को कहा जाता था, ने सिकंदर महान की विजय के बाद बैक्ट्रिया, जो वर्तमान अफगानिस्तान है, में अपना राज्य स्थापित किया था। सिकंदर की सैन्य शक्ति के उत्तराधिकारी ये इंडो ग्रीक शासक भारत के उपजाऊ मैदानों पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। इन इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध मेनेंडर प्रथम था, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। उसने भारत में कई अभियान चलाए, विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और यहां तक कि शुंग राजधानी पाटलिपुत्र को भी खतरा पैदा कर दिया। मेनेंडर का शासनकाल यूनानियों और भारतीयों के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान का काल था। ऐसा कहा जाता है कि उसने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था
और बौद्ध विद्वान नागसेन के साथ उनके संवाद, जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में दर्ज हैं, उस समय की बौद्ध और वैदिक विचारधाराओं पर बहसों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। यवन आक्रमण, जो सैन्य रूप से महत्वपूर्ण थे, अपने साथ संस्कृतियों का मेल भी लाए। ग्रीक कला परंपराओं, खास तौर पर मूर्तिकला और सिक्कों ने भारतीय कला को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उत्तर पश्चिमी भारत में पनपी गांधार कला शैली इस सांस्कृतिक मेल का एक प्रमाण है, जिसमें बौद्ध विषयों को विशिष्ट हेलेनिस्टिक शैली के साथ दर्शाया गया है। हालांकि इंडो ग्रीक अंततः भारत के एक बड़े हिस्से से पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी उपस्थिति ने भारतीय समाज की पहले से ही विविध संस्कृति को और समृद्ध